हेलो एंड वेलकम टू रेनेसांस 2.0। मैं हूं शिवांग भारद्वाज और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री की बुक 1 का चैप्टर 2, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। ये जो चैप्टर है ये मेनली पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में बात करता है कि पॉलिटिकली क्या चेंजेस आए और इकोनॉमिकली यानी आर्थिक रूप से क्या चेंजेस आए। फर्स्ट चैप्टर में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था जो कि 2600 BCE से 1900 BCE तक फैली हुई थी, है ना। बट उसके बाद का हमारे पास कुछ खास एविडेंस नहीं है कि एक्चुअल में क्या हुआ था। हाँ, हमें ये ज़रूर पता है कि इस बीच ऋग्वेदा लिखे गए थे और वो उन्हीं लोगों ने लिखे थे जो इंडस नदी के पास रहते थे। तो इस चैप्टर में हम उसके बाद का टाइम देखेंगे जो है 600 BCE से लेके 600 CE तक का। अच्छा, ये BCE और CE का क्या सिस्टम है मैं दोबारा समझा देता हूँ ताकि कोई डाउट्स ना रहे। तो BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, यानी ये जो 2023 साल है इसे बोलते हैं कॉमन एरा और इसे एक्चुअल में बोलेंगे 2023 CE। अब ये 2023 नंबर ज़ीरो से ही शुरू हुआ होगा, है ना। बट उस ज़ीरो से पहले क्या था, वहाँ से हम उल्टी गिनती शुरू कर देते हैं। हम उसे -1, -2 या -3 ऐसे नहीं बोलते, हम उसे बोलते हैं 1 BCE, 2 BCE, 3 BCE। तो इस चैप्टर में हम -600 यानी 600 BCE से लेके 600 CE के बारे में बात करेंगे। पर हम 600 BCE से ही क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि 6th सेंचुरी BCE में अर्ली स्टेट्स, एम्पायर्स और किंगडम्स बनना शुरू हो गए थे और ये हमारी हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। तो 1830 में काफ़ी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई थी एपिग्राफी की फील्ड में। एपिग्राफी का मतलब है स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। अब ये इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं? कोई भी ऐसी लिखाई जिसे एनग्रेव करके लिखा गया हो, यानी खोद के या काट के। जैसे अगर आप इस इमेज में देखो तो कैसे गाड़ के और खोद के इसमें लिखा गया है, इन्हें ही इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं और ये हिस्ट्री को जानने के लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं। तो उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर थे जेम्स प्रिंस, जिन्होंने एपिग्राफी की फील्ड में काफ़ी डेवलपमेंट की थी और ब्राह्मी और खरिस्ती स्क्रिप्ट्स को भी डिसाइफर किया था, यानी डिकोड किया था, उन स्क्रिप्ट्स का मतलब समझा था। कई इंस्क्रिप्शंस में उन्हें एक राजा के बारे में इंफॉर्मेशन मिली जिसे पियादासी बोला गया। पियादासी का मतलब होता है प्लेजेंट टू बिहोल्ड, यानी जिसे देख के आपको सुख मिले। और कई जगह एक और राजा की बात हुई जो थे द ग्रेट अशोका। इससे इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री को नई डायरेक्शन मिली कि भाई किस टाइम से ये स्टेट्स या किंगडम्स फॉर्म होना शुरू हुए थे। तो 6th सेंचुरी BCE में कई मेजर चेंजेस देखने को मिले। सबसे पहला, इस टाइम पे स्टेट्स और किंगडम्स फॉर्म होना शुरू हुए। लोहे का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ गया, सिक्कों की शुरुआत हुई और इसी टाइम पे न्यू स्कूल्स ऑफ थॉट्स जैसे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का जन्म हुआ। और इन्हीं बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के टेक्स्ट में हमें 16 स्टेट्स के बारे में पता चला जिन्हें महाजनपदास कहा जाता था। तो जनपदा का मतलब होता है फुटहोल्ड ऑफ द ट्राइब, यानी जहाँ एक बार कोई ट्राइब सेटल हो गया वो जगह उनकी हो गई। और इन सब जनपदास में से 16 महाजनपदास थे और हर महाजनपदा की अपनी कैपिटल थी जिसे वो एक किले की तरह महफूज रखते थे। कुछ महाजनपदास हैं जिनके बारे में फ्रीक्वेंटली बात की गई है और वो हैं काशी, कौसल, मगध, कुरु, पंचाल, अवंती, गंधारा, कंबोज और वाची। इनमें से ज़्यादातर जनपदास मोनार्की थे, यानी एक राजा के थ्रू चलाए जाते थे। बट कुछ ओलिगार्की भी थे जिन्हें नॉर्मल लोगों का एक ग्रुप चलाता था, जिन्हें गनाज या संघास कहते थे। इन स्टेट्स के बीच में अक्सर हमेशा लड़ाइयाँ चलती रहती थी क्योंकि किसी दूसरे स्टेट पे हमला करना, उस पर कब्जा करने के लिए एक जायज़ तरीका माना जाता था अपना एरिया बढ़ाने के लिए। इसीलिए कुछ स्टेट्स ने अपनी प्रॉपर आर्मीज तैयार कर रखी थी। इस टाइम पे ब्राह्मणों ने राजाओं के लिए धर्मसूत्रा लिखना भी शुरू कर दिया था जो उन राजाओं के लिए एक तरीके से एक रूल बुक की तरह काम करता था। अब बात करते हैं मगध की। अब मगध इतना पावरफुल क्यों रहा हमेशा से? इसके पीछे रीज़न है ताकतवर राजा। अगर आप मगध की हिस्ट्री उठा के देखोगे
तो जानोगे कि यहाँ कितने पावरफुल राजा रहे हैं, जैसे बिंबिसारा, अजातशत्रु और महापद्मनंदा। मगध की अगर लोकेशन की बात करें तो ये बहुत यूज़फुल जगह थी, क्योंकि यहाँ लोहे की खदानें थी राजगिर में, और इसी वजह से यहाँ के राजा हथियार बनवाते थे जो उनके दुश्मनों के पास आसानी से नहीं मिल पाते थे। एग्रीकल्चर के टर्म्स में भी मगध काफ़ी लकी था, क्योंकि ये गंगा से बहने वाले पानी के पास था, एंड जो गंगा के पानी के साथ एलुवियम आता था, जो कि मिनरल्स हैं, वो वहाँ की फसलों को बहुत ही उपजाऊ बनाते थे, एंड वहाँ बारिश की भी नीड नहीं होती थी इरिगेशन के लिए। बुद्धिस्ट टेक्स्ट से हमें पता चलता है कि यहाँ कई प्रकार की पैडी उगाई जाती थी। इस टाइम तकरीबन सारे स्टेट्स घोड़ों का इस्तेमाल करते थे लड़ाइयों में, पर मगध ऐसा पहला स्टेट था जिसने बड़े पैमाने पे हाथियों का इस्तेमाल किया लड़ाइयों में। ग्रीक सोर्सेज से पता चलता है कि नंदास के पास एक टाइम पे तकरीबन 6000 हाथी थे। मगध के बाद एक और बहुत पावरफुल राज्य उभर के आया, और वो था मौर्यन एम्पायर। मौर्यंस के बारे में हमें कई जगहों से पता चला। सबसे पहला है अर्थशास्त्र, जिसे कौटिल्य या चाणक्य ने लिखा था पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के ऊपर। कौटिल्य राजा चंद्रगुप्ता मौर्य के प्राइम मिनिस्टर थे। दूसरा सोर्स है इंडिका, जिसे मेगस्थीन्स ने लिखा था। मेगस्थीन्स एक ग्रीक एम्बेसडर थे जो चंद्रगुप्ता के दरबार में ही रहते थे, जिनका काम ही यही था कि डेली के इवेंट्स रिकॉर्ड करना। तीसरा इंपॉर्टेंट सोर्स है अशोकन इंस्क्रिप्शंस, जैसे स्तंभों या पत्थरों पे जो एनग्रेविंग्स हैं वो बताती हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में। कई गुफाओं में हमें इंस्क्रिप्शंस मिली हैं जो मौर्यन एम्पायर की कुछ चीज़ें दर्शाती हैं। अब मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देख लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड्स में पूछा जाता है। तो मौर्यन एम्पायर की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और उनके टाइम पे उनका किंगडम अफगानिस्तान तक था, और जब बाद में अशोका आए तो ये किंगडम और फैल गया और कलिंगा तक पहुंच गया, जो आज के टाइम पे उड़ीसा में है। जितने भी कैपिटल और प्रोविंशियल सेंटर्स थे वो सारे इंपॉर्टेंट जगह पे थे, जैसे तक्षशिला और उज्जैनी ऐसी जगहों पे थे जहाँ से दूर दूर से व्यापारी आते जाते थे। ऐसे ही स्वर्ण नगरी ऐसी जगह था जहाँ से कर्नाटक की सोने की खदानें नज़दीक पड़ती थी। यहाँ राजा हाईएस्ट अथॉरिटी होती थी और उनके ऊपर कोई नहीं होता था, एंड उन्हें सपोर्ट करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी जिसे मंत्री परिषद कहा जाता था। पूरा एम्पायर डिस्ट्रिक्ट्स और सब डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड था। डिस्ट्रिक्ट्स को स्थानिका मैनेज करते थे और सब डिस्ट्रिक्ट्स को ग्रामिका। मेगस्थीन्स की बुक इंडिका में हमें एक चीज़ और पता लगी कि 30 लोगों की एक कमेटी थी जो एक तरीके से पूरे राज्य की देख रेख करती थी। वो कमेटी खुद 6 सब कमिटीज़ में बटी हुई थी, और हर सब कमेटी में 5 लोग थे, और ये सब कमिटीज़ थी नेवी, ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस, हॉर्सेस, फुट सोल्जर्स, चैरियट्स एंड एलिफेंट्स। अशोका ने जगह जगह पिलर्स और रॉक्स पे कुछ मैसेजेस लिखवाए हुए थे, जिन्हें धम्मा कहा गया। इन मैसेजेस के थ्रू वो सबको बुद्धिज्म की वैल्यूज बताना चाहते थे। पर जब अशोका की मौत हुई उसके बाद मौर्यन डायनेस्टी कमजोर पड़ गई और फाइनली टूट गई। मौर्यन एम्पायर के बाद हमें साउथ में 3 नए पावरफुल किंगडम देखने को मिलते हैं, जो थे चोलास, चेरास और पांड्यास। अच्छा, पहले तो ये बात कर लेते हैं कि चीफ और किंग दोनों अलग अलग होते हैं। चीफ इज अ मैन जिसकी पोजीशन जरूरी नहीं कि हेरिडिटरी हो, यानी जरूरी नहीं कि चीफ का बेटा चीफ बनेगा, जैसे राजाओं के केस में होता है। चीफ को वहां के लोग चुनते हैं, और ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन को चीफडम कहते हैं। तो इन चीफडम्स के बारे में तमिल टेक्स्ट जैसे संगम और मणिमेकलाई और सिलापद्दिकरम में पता चलता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिवाइन किंग्स। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अगर उस टाइम पे किसी राजा या चीफ को हाई स्टेटस पाना होता था तो सबसे सिंपल तरीका था कि खुद को भगवान के साथ एसोसिएट करो, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कुशान्स। इस डायनेस्टी के फाउंडर थे खदिवसिस, और इसके सबसे महान राजा रहे कनिष्का। इनके टाइम के कई सिक्के मिले हैं और कई बड़े बड़े स्टैचूज भी मिले हैं, जिससे ये पता लगता है कि इन्हें अपनी अथॉरिटी दिखाने का शौक था। इसका एक एग्जाम्पल और भी है। कुशान के जो राजा होते थे वो खुद ही खुद को टाइटल दे देते थे, जैसे देवपुत्र, जिसका मतलब है भगवान का बेटा। ऐसी ही एक और बड़ी डायनेस्टी थी जिसका नाम था गुप्ता एम्पायर।
गुप्ता एम्पायर को हमने उनके टाइम के सिक्कों, इंस्क्रिप्शंस, लिटरेचर और प्रहस्ती के थ्रू समझा। प्रहस्ती एक तरीके से पोयम की तरह होती है जो राजाओं के गुणगान करने के लिए लिखी जाती थी। इनमें से हरिसेना की प्रयाग प्रशस्ति सबसे ज्यादा फेमस है, जिसे राजा समुद्रगुप्त के लिए लिखा गया था। अच्छा, हमने अभी तक ये तो देख लिया कि राजा कैसे रहते थे, बट लोग उनके बारे में क्या सोचते थे वो कैसे पता चलेगा। अब देखते हैं। अब जाहिर सी बात है कि आम आदमी की बात कौन ही याद रखेगा, बट जातक कहानियां एक ऐसा सोर्स है जिससे कहानियां पास ऑन होती हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। उन जातक कथाओं से ये सामने आया कि लोग राजाओं को इतना पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो उन पे काफ़ी हैवी टैक्सेस लगाते थे, और लोगों के पास दो ही ऑप्शन बचते थे कि या तो यहीं रह के प्रोडक्शन बढ़ाओ खाने की, या फिर वो जगह छोड़ के भाग जाओ। अब क्योंकि हर किसी को अपनी जगह प्यारी होती है, तो लोगों ने प्रोडक्शन बढ़ाने के तरीके खोजे। उन्होंने खेती के लिए लोहे के हलों से खेत जोतना शुरू करा और पानी के लिए सिंचाई यानी इरिगेशन शुरू करी। ट्रांसप्लांटेशन का तरीका भी आजमाया गया, जिसमें पहले पैडी के सीड्स को पानी में भिगो के रखा जाता था और जब वो अंकुरित होते थे तब उन्हें फील्ड्स में लगाया जाता था, जिससे वो कम पानी में और कम टाइम में बड़े होते थे। ऐसे ही हो एग्रीकल्चर का इस्तेमाल हुआ पहाड़ी इलाकों में। इन सब नए तरीकों का सबको फायदा नहीं हुआ था, खास तौर से गांव में गरीब किसान जिनके पास अपनी जमीन ही नहीं थी। गांव के अंदर नए पावरफुल मुखिया आने लगे जिन्हें गहपति के नाम से जाना गया। गहपति का मतलब होता था मास्टर ऑफ द हाउस होल्ड। कई सेंचुरी से हम देखते ही आ रहे हैं कि जमीन का लेन देन होता था। जमीन बहुत इंपॉर्टेंट होती थी लोगों के लिए, और वो एक गर्व की बात होती थी ज़्यादा ज़मीन होना। यूजुअली ये सब हमें इंस्क्रिप्शन से ही पता चला है, जो पत्थरों और तांबे की प्लेट्स में मिलती थी। 7th सेंचुरी से ये ज़्यादातर संस्कृत में लिखी जाने लगी। उस जमाने में भी जमीन दहेज की तरह काम करती थी। फॉर एग्जाम्पल, जब प्रभावती गुप्ता, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी, उनकी शादी हुई वाकाताका डायनेस्टी में, तब भी भारी मात्रा में जमीन दी गई थी दहेज की तरह। अब बात करते हैं टाउन्स और ट्रेड की, यानी शहर और व्यापार की। अभी तक हमें ये तो पता चल गया कि जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे ट्रेडिंग के, वो शहर के अंदर थे, और ये शहर अक्सर महाजनपदास की कैपिटल हुआ करती थी। और इन शहरों से इंपॉर्टेंट रास्ते निकलते थे ताकि आने जाने वाले व्यापारी यहाँ आ सकें। एग्जाम्पल के लिए उज्जैनी और पाटलिपुत्र। इन शहरों के अंदर काफ़ी पैसे वाले और इन्फ्लुएंशियल लोग रहते थे, या फिर बड़े आर्टिस्ट या मूर्तिकार। यहाँ हमें नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर देखने को मिला है, यानी लग्जूरियस शाइनी मिट्टी के बर्तन जिसे वो ये लोग यूज़ करते थे। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, आइवरी शेल और टेराकोटा की ज्वेलरी भी मिली है। और वोटिव इंस्क्रिप्शंस के थ्रू ये सबूत मिले हैं कि लोग धर्म संस्थाओं को जमीन दान में देते थे। इन शहरों के थ्रू काफ़ी रास्ते निकलते थे, ज़मीन वाले भी और पानी वाले भी। तो अक्सर दूर दूर से लोग यहाँ व्यापार करने आते थे। व्यापारियों का ग्रुप एक साथ निकलता था बैलगाड़ियों में और इन जगह आके ट्रेडिंग करता था। यहाँ वो नमक, खाना, कपड़े, पत्थर, मिर्ची और भी कई तरह की चीज़ों का बिजनेस करते थे। अब आते हैं कॉइन्स पे। तो सबसे पहले न्यूमिज्मैटिक्स का मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि ये एक मार्क के लिए काफ़ी बार पूछा जाता है। तो न्यूमिज्मैटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ कॉइन्स। इसमें कॉइन्स को देख के वो जिस हालत में पाए गए, जो उन पे इंस्क्रिप्शंस हैं, उससे उसके ओरिजिन और टाइम का पता लगाया जाता है। अच्छा, अभी जो पैसों का सिस्टम है, ये जनपदास के टाइम से ही शुरू हुआ था और यही इंडिया के पहले सिक्के भी थे। इनमें जो इंडो ग्रीक कॉइन्स थे, वो पहले ऐसे सिक्के थे जिन पे राजा का नाम और इमेज होती थी। पहले गोल्ड के सिक्के कुशान्स ने शुरू किए थे। साउथ इंडिया में हमें कई जगह रोमन कॉइन्स मिले हैं भारी मात्रा में। इससे ये पता चलता है कि रोमन एम्पायर और साउथ इंडियन स्टेट्स में ट्रेडिंग होती थी। कॉइन्स को इवन आदिवासियों ने बनाना भी शुरू किया था, और इनमें सबसे पहले थे युद्धयास, जो पंजाब हरियाणा साइड में रहते थे। और सबसे सुंदर और नायाब सोने के सिक्के हमें गुप्ता पीरियड के टाइम के मिले हैं। अब वापस आते हैं इंस्क्रिप्शंस पे कि कैसे इन्हें समझा जाता है। तो किसी भी इंस्क्रिप्शन को पढ़ने के लिए वो लैंग्वेज जिसमें वो लिखी गई है समझना ज़रूरी है। सबसे पुरानी स्क्रिप्ट्स जो डिकोड की गई थी इंडिया में, वो हैं ब्राह्मी और खरोस्ती। तो एक एक करके इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। पहले बात करते हैं ब्राह्मी की।
क्योंकि ये ऐसी स्क्रिप्ट थी जिसके बेसिस पे आज की काफ़ी मॉडर्न लैंग्वेजेस बनी हैं और ये स्क्रिप्ट्स अशोकन इंस्क्रिप्शंस में भी काफ़ी यूज़ हुई हैं। इसे डिसाइफर किया था जेम्स प्रिंसप ने, जिनके बारे में हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था। इनफैक्ट जो अगली स्क्रिप्ट है खरोस्ती, उसे भी इन्होंने ही डिसाइफर किया था। जो खरोस्ती स्क्रिप्ट थी उसे अक्सर नॉर्थ वेस्ट में यूज़ किया जाता था। इसे सिक्कों में काफ़ी देखा गया, जिसमें राजाओं के नाम इस स्क्रिप्ट से लिखे जाते थे। ये इंस्क्रिप्शंस इतने इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि ये अक्सर किसी इवेंट के लिए लिखे जाते थे, तो इन पे भरोसा किया जा सकता है कि ये एक पर्टिकुलर टाइम और प्लेस के बारे में ही बता रहे होंगे। इंस्क्रिप्शंस हमें खास तौर से पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में बताते हैं, जैसे राजा किस टाइप के डिसीजंस लेते थे, क्या उनका सिस्टम था चीज़ों को मैनेज करने का, ये सारी चीज़ें। इन्हीं के ऊपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करे जाते थे। जैसे अगर किसी ने किसी को ज़मीन दी है तो उसका रिकॉर्ड इंस्क्रिप्शन पे होता था। इससे हमें वहाँ की इकोनॉमी का भी पता चलता है। इंस्क्रिप्शंस के थ्रू हमें धर्मों को समझने में भी आसानी होती है। इंस्क्रिप्शन की मदद से पता लगाया जा सकता है कि कोई धर्म अप्रॉक्सीमेटली किस टाइम आया होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अशोकन स्क्रिप्ट से हमें पता चलता है कि बुद्धिज्म मॉडर्न एम्पायर के टाइम पे ही फैलना शुरू हुआ था। अशोका के इंस्क्रिप्शंस हमें जगह जगह मिले हैं जिसमें वो बुद्धिज्म को अपने धम्मा के थ्रू फैलाते थे। अब आखिर में इंस्क्रिप्शंस की वीकनेसेस भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो कई इंस्क्रिप्शन पे इतना हल्का लिखा होता है कि उन्हें समझ पाना ही मुश्किल होता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये कई सौ या हज़ारों साल पहले लिखे गई होती हैं, तो अभी तक काफ़ी ख़राब या हल्के हो चुके होते हैं। काफ़ी इंस्क्रिप्शंस हमें टूटी हुई मिलती हैं या उसमें लेटर्स मिसिंग होते हैं, तो वो समझ में ही नहीं आती। अगला, ये हमेशा ज़रूरी नहीं कि हम इंस्क्रिप्शंस का मतलब एग्जैक्ट समझ पाएँ। हम सिर्फ उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हमें वो हमेशा सही तरीके से समझ आएँ। अभी भी कई इंस्क्रिप्शंस ऐसी हैं जो हम डिसाइफर ही नहीं कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट अभी भी एक पहेली है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि जिन चीज़ों को हम इम्पोर्टेंट मानते हैं उन्हें रिकॉर्ड करा गया हो। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल खेती और आम आदमी की ज़िंदगी के बारे में कुछ लिखा ही नहीं गया, तो कई इंपॉर्टेंट पीसेस अभी भी मिसिंग हैं। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जितना आप इन वीडियोस को आगे शेयर करेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा इन वीडियोस